अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसन रज़ा काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसन क्रिकेट न्यूज़ शो। आज बात करेंगे आपके साथ एक तो मोहम्मद हारिस को लेके, जिनको शामिल किया गया है पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के अंदर और स्क्वाड को 16 रुकनी से घसीट के 17 रुकनी कर दिया गया है। उसके ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कल के मैच को लेकर और बात करेंगे बाबर आजम के हेटर्स एक बार फिर से जाग उठे भाई, उनके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा आपके साथ मैं बात करूंगा कि इंडिया का मीडिया क्यों खुश होता है पाकिस्तान के हारने पर, इसकी असल वजह क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात का आगाज करते हैं आपके 16 रुकनी स्क्वाड जो वनडे है उसी के साथ। उसके अंदर एक खिलाड़ी को और कल कुछ टॉस से चंद मिनट पहले शामिल किया गया और वो किया गया हैरान कुन तौर पे मोहम्मद हारिस को। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये टीम चला कौन रहा है, टीम सेलेक्ट कर कौन रहा है। मतलब यानी नजम शेट्टी के कोई अकल है या नहीं है, या वो घास खाते। आपने मिक्की ऑर्थर को अपॉइंट किया, आपने मिक्की ऑर्थर को एक तो ऑनलाइन कोच जो है आपने उनको जो है अपॉइंट किया। उसके बाद आपने उनको इतना हक दे दिया कि वो कहते हैं कि मैं सिलेक्टर भी अपनी मर्जी का रखूंगा जो मेरी मर्जी की टीम सेलेक्ट कर सके। उसके बाद आप मुझे बताएं कि इफ्तिखार अहमद ने कौन सा गुनाह किया है। आप इफ्तिखार अहमद को छोड़ के वनडे स्क्वाड में लाने के बजाय आप इमाद वसीम को छोड़ के, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, उनको छोड़ के आप मोहम्मद हारिस को शामिल करते हो वनडे स्क्वाड के अंदर, जो कि T20 में अभी तक अपने आप को साबित ठीक से नहीं कर पाया है। आप उसको वनडे स्क्वाड में शामिल कर लें। जो T20 में अपने आप को साबित नहीं कर पाया है, जो अपनी विकेट थ्रो करके चला जाता है, आप उसको वनडे स्क्वाड में शामिल कर ले। इससे तो अच्छा आप साइम अयूब को शामिल कर लेते। इतने सारे प्लेयर्स थे, फिर आपने मोहम्मद हारिस को चांस क्यों दिया? ये ज्यादती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चल रही है और ये मुसलसल चल रही है, क्या सिलेक्शन हो रही है। रमीज राजा के नाम पे तो बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि रमीज राजा के फैसले अच्छे नहीं है, रमीज राजा ये कर रहे हैं, रमीज राजा वो कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड आया है इसने बाबर आजम को भी प्रेशर में ले लिया है। इस मैनेजमेंट ने हारून रशीद, उनको खुद नहीं पता क्रिकेट क्या होता है। आपने नजम शेट्टी को खुद नहीं पता कि क्रिकेट क्या होता है। कभी वो कहते हैं कि हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे, कभी वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। दोहरे उनके बयान आते रहते हैं, दोहरा उनका मयार है और उनके टीम जो सिलेक्ट करना है वो भी समझ में नहीं आता। शान मसूद की अवेला कम थी जो आपने उनको T20 स्क्वाड में रखा और आपने जो है उनको अपना क्या नाम है नहीं खिलाया T20 स्क्वाड के अंदर। आपने उनको बिठाए रखा बेंच के ऊपर। वो सवाल निशान था कि शान मसूद T20 स्क्वाड में क्या कर रहे हैं, और अभी उन पे एक निशान बना हुआ था वनडे स्क्वाड में क्या कर। आपने एक और प्लेयर को शामिल कर दिया। तो भाई ये किस तरह की सिलेक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करना चाह रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट का निजाम किस तरफ जा रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन लोग कभी नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे तो बाबर आजम के नाम पे बोलेंगे, क्योंकि बाबर आजम के नाम पे बोलना उनकी मजबूरी बन चुकी है। इसलिए वो बाबर आजम के नाम पे बोलेंगे, इनके नाम पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सब इनके पिट्ठू हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए, सब मीडिया के ऊपर बैठे हुए, ये इनके पिट्ठू हैं। रमीज राजा इनको ज्यादा भाव नहीं देते थे तो इनकी हटती थी उनसे। लेकिन खैर बहरहाल मोहम्मद हारिस को शामिल किया गया। मुझे तो नहीं लगता किस बुनियाद पे, मुझे समझ में नहीं आता किस बुनियाद पे, किस बेस पे उनको, किस परफॉर्मेंस पे, किस कोटे पे उनको शामिल किया गया। मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि ये पर्ची है, सीधा सीधा मैं बोलूंगा ये पर्ची है। और जब खुशदिल शाह को शामिल किया था कि बड़ा सबने पर्ची पर्ची के नारे लगाए थे, जबकि वनडे में अच्छा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोई नारे नहीं लगाएगा, ये पर्ची है। बहरहाल खैर शामिल किया गया उनको। देखते हैं कि उनको खिलाते का है, क्योंकि मुझे तो उनको कोई खिलाने का स्लॉट भी समझ नहीं आ रहा। एक ही वजह है कि अगर मोहम्मद रिजवान ही किसी वजह से बाहर बैठे तो बैठे, और वो बैठने वाले हैं नहीं। ये आपको मैं क्लियर बता दूं, जब तक बाबर आजम है मोहम्मद रिजवान बाहर नहीं बैठने वाले। इसके ऊपर बात कर ली हमने, जो भी था मैंने आपको बता दिया। अब आप ही देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपका क्या मानना है। इसके अलावा भाई, जब यहाँ पाकिस्तान कल मैच हारा तो एक नई मुहिम चलना शुरू हो गई। वो ये कि पाकिस्तान का जो मैच बारिश की नजर हुआ था, जो आपको पता ही होगा कि पिंडी में ओले गिरे थे, इनका कहना यह है कि वो पाकिस्तान सेफ हुआ था। वो मैच हम मुश्किल में थे और न्यूजीलैंड जो है वो मैच हमसे जीत जाता तो हमारी बेइज्जती हो जाती। देखिए, सबने बहुत उंगलियां उठाई, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताता चलूं कि ये पिच हमें पता है, सबको पता है, सारे जानते हैं कि ये पिच बॉलर्स के लिए मौत का सामान साबित होती है। ये पिंडी की जो पिच है,
हमने इसके ऊपर पेशावर दरमी को 2 दफा 240 का स्कोर क्रॉस करते हुए देखा, लेकिन वो भी हमने देखा कि वो एट द एंड पेशावर दरमी जैसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ वो चेज हो गए यहाँ पे। और किस तरह चेज हुए, वो जेसन रॉय की इनिंग्स, वो आपके अपना क्या नाम है आपके रायली रूसो की इनिंग, वो सबको याद है, तो कोई भी भूला नहीं है कि किस तरह इस पिच के ऊपर रन्स बन रहे थे, किस तरह इस पिच के ऊपर सेंचुरीज पे सेंचुरीज बन रही थी। 36 बॉलों में सेंचुरी बनाना हो उस्मान खान का, या फिर रायली रूसो का 43 बॉलों पे सेंचुरी बनाना हो, या फिर जेसन रॉय का 143 बनाना हो, ये सारे के सारे मामला इसी पिचेस पे हुए हैं। हमने इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच देखा था, हमने उसमें भी ये देखा था कि जब इंग्लैंड ने बैटिंग की तो उन्होंने 500 से करीब रन बना दिए। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान डोमिनेट नहीं किया, उनके बॉलर्स को भी अच्छी खासी मार पड़ी, पाकिस्तान ने भी उनके साथ अच्छा मुकाबला किया और इस पर रन बने। तो पिच बनते ही यहाँ पे रन है। तो पाकिस्तान उस दिन बाबर आजम ने टॉस जीती, टॉस जीत के पहले फौरन उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। 164 स्कोर था जब न्यूजीलैंड की इनिंग का इख्तिताम हुआ था। 7 बॉलें रहती थी, अगर 7 बॉलों को 15-20 रन, 10-12 रन, 15 रन बना लेते तो स्कोर को जाना था 170-175। पाकिस्तान बा आसानी इस स्कोर को चेज करता, या मुझसे लिख के ले लो, बा आसानी पाकिस्तान ने इस स्कोर को चेज करना था। बहुत सारे लोग हम बोलते हैं कि हम सच बोलते हैं, लेकिन असल बात तो ये कि सच कोई बोलता ही नहीं हमारे यहां सच्चाई से बहुत दूर होके चला जाता है। इन्होंने ये टांग पकड़ ली कि न्यूजीलैंड की बी टीम थी और मार्क चैपमैन जैसा बैट्समैन आपको आके मार के चला गया। भाई मार्क चैपमैन ने जो आपको मारा है, आपने पिछले भी तो फिर उसी हिसाब से बनाई। गो कि उनकी 4 विकेट गिर गई थी शुरू में, लेकिन उसमें बॉलर्स का कोई कमाल आप नहीं होगा। आप ये देखें इमाद वसीम हो या शाहीन शाह अफरीदी, उसमें बॉलर्स का कोई कमाल नहीं था। उनके बैट्समैनों की गलत शॉट की वजह से पाकिस्तान को 4 विकेट्स मिली थी, लेकिन मार्क चैपमैन ने, उनको मौके भी मिले, शादाब ने कैच भी ड्रॉप किया, फिर एक कैच शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में आते आते निकल गया। 98 पे जब वो थे उन्होंने सेंचुरी कर ली, वो एक चांस था। तो ये देखना पड़ेगा कि उनके गलत शॉट्स की वजह से पाकिस्तान को विकेट्स मिल रही थी, बाकी बॉलर्स के लिए इस पिच के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। और अभी आप देखेंगे कि जो वनडे मैचेस होंगे उसके अंदर भी आप देखेंगे कि हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेंगे। टॉम लैथम ने जैसे टॉस जीता, उन्होंने टॉस जीतने के साथ ही पहले बॉलिंग करने का फैसला किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, हम बैटिंग नहीं करेंगे, जो बाबर आजम ने किया था। क्योंकि टॉम लैथम को पता था कि इस पिच के ऊपर स्कोर बनना आसान है और बाद में चेज होगा, बाद में स्कोर इस पिच के ऊपर चेज होगा और अच्छे तरीके से बॉल बैट पे आएगा, और वो आ भी रहा था। आपने देखा कि वो आ भी रहा था। पाकिस्तान ने गो के 15-20 रन शॉर्ट था पाकिस्तान, कुछ पाकिस्तान ने बैटिंग में फ्लॉप किया, कुछ कम रन बनाए, लेकिन सब बोल रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, सबकी नजरें मोहम्मद रिजवान की सेल्फिश इनिंग की तरफ है। सबको यह नजर आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने आखिरी 11 बॉलों पे 14-15 रन बनाए, एक ही चौका लगाया। भाई मोहम्मद रिजवान सिंगल बना रहे थे, मोहम्मद रिजवान ने इमाद वसीम को सामना दिया ना, मोहम्मद रिजवान ने इमाद वसीम को सामना दिया, इमाद वसीम ने हिटिंग की, लेकिन कोई भी इस बात पे बात नहीं करेगा कि मोहम्मद हारिस किस तरह आउट हुए, साइम अयूब किस तरह आउट हुए जीरो के ऊपर, वो कोई भी बात नहीं करेगा। क्योंकि हकीकत, मैंने आपको कहा, सच्चाई बोलते हुए हमारे लोगों को मौत आती है, वो सिर्फ सच के नाम पे चूरन बेचते। बाबर आजम के नाम की दुकान कल खोल के बैठ गए थे वो, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बाबर आजम के नाम पे जो है वो प्रोपेगेंडा होगा, और कंप्लीटली यहाँ पे अभी भी मोहम्मद रिजवान और बाबर को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग क्यों नहीं करे, इमाद वसीम को बॉलिंग नहीं कराते, तो कहते हैं इमाद वसीम को बॉलिंग क्यों नहीं करे, इफ्तिखार को क्यों करे। कप्तान आपके ढीले हैं, कप्तान आपके ऐसे हैं, कप्तान आपके वैसे हैं। भाई कप्तानी में कोई फॉल्ट नहीं है। अब शोएब अख्तर साहब है, वो कल शुरू हो गए, पहले वो कहने लगे कि मैं तो कह रहा था पाकिस्तान ने बेइज्जती कराई है और पाकिस्तान के बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से हटा देना चाहिए, बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर असर पड़ रहा है। सिकंदर बख्श साहब आ जाते हैं, वो आके कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी को भेजना इफ्तिखार से पहले, इतनी बड़ी गलती वो मना देते हैं, इतनी बड़ी गलती वो बना देते हैं कि वो कहते हैं कि इस बात पे तो बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए, माफी के लायक गलती नहीं है। भाई वो बंदा क्रिकेट खेलने गया, कोई गुनाह नहीं किया उसने। अगर उसने शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेजा था तो उसकी एक मेन वजह ये थी कि पीएसएल में शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बैटिंग की थी, और बाबर आजम अकेले फैसले नहीं लेते, आपने कोचिज भी लेते। आपने कोचिज इतने बड़े बड़े क्यों अपॉइंट किए, मत अपॉइंट करते इतने बड़े बड़े कोचिज। तो ये सारी बाबर आजम के नाम की और रिजवान के नाम की चूरन बेच बेच के थक गए।
ये बेचते रहेंगे और उनका काम चलता रहेगा, लेकिन ये आपको हकीकत कभी नहीं बताएंगे। हम आपको इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको सच जानना है तो प्लीज प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको सच सुनने को मिल सके, आपको हकीकत पता चल सके। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं बनाया कि मैं आपको यहाँ से खबरें दे सकूं। खबरें आपको बहुत जगहों से मिल जाएंगी। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया और मैंने इसका नाम भी रखा है एसएन क्रिकेट न्यूज शो, सिर्फ इसलिए बनाया कि मैं आपको सच्चाई बता सकूं कि सच क्या है, पब्लिक को पता चले, आवाम को पता चले कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। इन्होंने कभी ग्राउंड में क्रिकेट खेली नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे जैसा एक बंदा जिसने कभी जिंदगी में कोई बड़े लेवल की क्रिकेट नहीं खेली, एक ग्राउंड की छोटी सी क्रिकेट खेली, कोई डोमेस्टिक के बड़े लेवल पे मैं नहीं गया, कोई क्लब क्रिकेट मैंने खेली हुई है, कोई छोटे छोटे लेवल पे मैंने क्रिकेट खेली हुई है। मेरे जैसा बंदा ये समझ रहा है कि पिच क्या थी। लेकिन हमारे ये कुछ, मैं यूट्यूबर्स को नहीं बोलूंगा, इनका तो काम है, इनकी दुकान है बाबर आजम के नाम पे, इनकी तो दुकान ही बाबर और रिजवान के नाम पे चलती है, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हमारे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट, इतने बड़े बड़े माहिरीन, ये जो बन के आ जाते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर आके बैठ जाना, मीडिया के ऊपर आके बैठ जाना, इनको इतना नहीं पता कि कप्तानी में बाबर आजम के रिकॉर्ड क्या है, इनको इतना नहीं पता कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में कितने रन बनाए, इनको इतना नहीं पता कि पिंडी की पिच क्या है। समझ से बालतर है, समझ से ये मेरी बात बाहर है। असल में मसला ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पैसा बोलता है भाई, पैसा बोलता है। जिसको जिस चीज के लिए जो पैसा मिलता है वो वही भौंकता है। तो यहाँ पे वही चल रहा है कि जिसको जिस चीज के लिए पैसा मिल रहा है वो वही बोल रहा है। उसको अपनी मुल्क की रेपुटेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ पैसा मिल रहा है और उसने बोलना है, फिर चाहे वो आपके यूट्यूबर्स हो, फिर चाहे वो आपके बड़े बड़े खिलाड़ी हो, सीनियर खिलाड़ी हो। इमरान खान ने हमेशा बाबर आजम को प्रेस किया है, इसीलिए इमरान खान को कहा जाता है कि वो सच्चे लीडर है, ना सिर्फ सियासत में, ना सिर्फ बल्कि वो इंसानियत, बल्कि क्रिकेट में वो एक ऑनेस्ट इंसान है। उन्होंने जिस तरह बाबर आजम को प्रेस किया बहुत बड़ी बात है, किसी ने भी नहीं किया। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अपनी स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज्यादा लंबी ये बात हो गई। आज इसके अलावा बात कर लेते हैं कि भाई इंडियन मीडिया क्यों आखिर पाकिस्तान के हारने पे इतना खुश होता है। कल मैं देख रहा था कि बहुत सारे उनके मीडिया हाउसेस और बहुत सारे उनके एंकर ये बोल रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड की बी टीम से भी पाकिस्तान सीरीज बराबर करवा गया। मेरा उनको कहना ये है भाई कि हम इसी में पूरे हो जाएंगे, आप हमें देखते रहिए, हम आपको देखते रहेंगे, आप हमारी हार पर खुश होते रहिए, हम आपकी हार पर खुश होते रहेंगे। हम वर्ल्ड कप फाइनल हारे तो आप खुश हुए, जब आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे तो हमारे लोग खुश हुए। तो ये चल रहा है, आप हम इसी में ही खुश रहेंगे, हमें और कुछ आता नहीं। और इसी बात का फायदा हमारे सियासतदान, हमारी गवर्नमेंट, हमारे क्रिकेट बोर्ड उठाते हैं, उन्हें पता है कि एक दूसरे से ही लगे रहेंगे। हमारी मीडिया चूरन जो बेचता है वो इन्हीं चीजों में बेचता है, उन्हें पता है कि दोनों तरफ के फैंस क्या करेंगे। मेरा उनको सिर्फ जवाब ये कि पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड की बी टीम से सीरीज हारा है, भाई पिंडी जैसी पिच पे भी पाकिस्तान 10 विकेट से नहीं हारा। आप ऑस्ट्रेलिया की पिच पे इंग्लैंड के हाथ तो 10 विकेट से हार गए थे, जबकि इंग्लैंड के बहुत सारे बॉलर्स उस टीम में नहीं खेल रहे थे, ये भी मैं आपको बताता चलूं। उसके अलावा आपके पास ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आपके पास आई थी ना, अभी रिसेंट जो दौरा किया था, उसमें उनके पास मिचेल स्टार्क के बाद कोई भी फ्रंट लाइन बॉलर नहीं था, फिर भी वो अपने घर में आके आपको सीरीज हरा के गए और 10 विकेट से भी आपको हरा के गए। आप साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे प्लेयर्स उनकी टेस्ट और वनडे सीरीज में मौजूद थी, उनकी बी टीम थी। टेस्ट सीरीज आप हार के आए थे और वनडे फॉर्मेट में आप व्हाइट वॉश होके आए थे। अभी रिसेंट आप बांग्लादेश गए, आप सीरीज हार के आए थे, गोके आपने एक मैच में 400 रन जरूर बनाए, लेकिन बांग्लादेश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश आपको यू मैच दे देता बाद में, क्या हार के कोई बात नहीं, सीरीज आप हार के आए थे। टेस्ट मैच में भी आप बुरे तरीके से फंसे थे, ऋषभ पंत की मेहरबानी, शुक्र अदा कीजिए उनका कि उन्होंने आपको वो टेस्ट मैच जितवा दिया। आपको अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए, आपके भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। आप कोई ऑस्ट्रेलिया के लेवल की टीम या इंग्लैंड के लेवल की टीम नहीं बन गए जो आप पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाते। अगर आप उंगली उठाएंगे तो आप पे भी उंगली उठेगी। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं, दोनों का अपने अपने होम ग्राउंड में शिकस्तें होने लगी हैं, दोनों अपनी होम कंडीशन में हारने लगे। न्यूजीलैंड की टीम ने भी इंडिया को एक T20 मैच हराया था और यही सेम हुआ कि यहाँ पे भी